नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MSc एग्जामिनेशन सेमेस्टर 4 EC1 एनर्जी साइंस सेशन 2023-25। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है मैं इसके पहले भी करा चुका हूँ, 2 सेशन हमारा जो है पहले हो चुका है। तो अभी इसमें कुछ जो है VVI क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो एग्जाम में काफी ये हेल्पफुल रहेगा, एग्जाम में बिल्कुल आ जाता है इसमें से। तो इसमें से आप लोग देखिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैं दोबारा लेकर के आया हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ काफी ज्यादा हेजिटेशन था, तो वो चीजें जो है इस तरह का मैं लेकर के आया हूं। तो इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो विजिबल रेडिएशन गिव, यानी कि दृश्य विकिरण जो होता है वो क्या देता है। तो विजिबल रेडिएशन दृश्य विकिरण देता है, तो वो हीट एनर्जी देता है। क्या देता है? हीट एनर्जी देता है। हम जानते हैं कि सूरज का प्रकाश जो होता है, ये सन है, तो इससे जो निकलने वाला जो किरण होता है वो जो होता है विजिबल रेडिएशन होता है, यानी कि दृश्य विकिरण होता है। सूरज से आने वाला जो विकिरण होता है वो दृश्य विकिरण। इसमें और भी बहुत सारे विकिरण होते हैं, लेकिन इसमें दृश्य विकिरण भी होता है। ऐसे विकिरण तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें दृश्य विकिरण के कारण ये क्या होता है, इसकी जो सूरज की गर्मी होती है वो पृथ्वी तक आ पाती है। तो यानी कि ये हीट एनर्जी जो होता है वो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये तो पता है हमें, जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सोलर एनर्जी, सूरज से आने वाली जो किरण है, तो सौर एनर्जी को ये क्या करते हैं, तो ये केमिकल एनर्जी में इसको चेंज कर देते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है वो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के कारण हो पाती है, और इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसके पहले भी आप लोग पढ़े हुईएगा, ये लगातार हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोजन एटम को, यानी कि किसी तत्व से हाइड्रोजन एटम का त्याग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, और कोई भी तत्व क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम को, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का त्याग कर रहा है, यानी कि त्याग कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्टिवेटेड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाई, यानी कि एक्टिवेटेड हाइड्रोजन जो होता है ये हम कैसे निकालते हैं। एक्टिवेटेड हाइड्रोजन यानी कि सक्रिय हाइड्रोजन को हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए जो है पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो, यहाँ पर प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर। तो यानी कि जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हाइड्रोजन गैस में हम जो है लो प्रेशर, यानी कि बहुत ही कम दाब पर हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्चार्ज करना होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाता है। और कुछ ही देर तक जो है ना इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द पायरेनोमीटर मेजर, यानी कि पायरेनोमीटर जो होता है वो क्या मापता है, तो पायरेनोमीटर जो होता है वो डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफ्यूजन रेडिएशन दोनों को मापता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक यहाँ पर पायरेनोमीटर है और यहाँ पर देखिएगा पायरहेलियोमीटर है। तो ये दोनों में जो है कई स्टूडेंट जो होते हैं ना वो तुरंत जाते हैं एग्जाम में, तो वो काफी हड़बड़ाए रहते हैं और वो जो है ना ये दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पायरेनोमीटर दूसरा होता है, और पायरेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे जो है हम डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूजन रेडिएशन को हम मापते हैं। डायरेक्ट रेडिएशन क्या है, ये पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूं, यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि सीधा विकिरण। और डिफ्यूजन रेडिएशन वो होता है जो क्या हो जाता है, डिफ्यूज होता है, यानी कि विस्तृत हो जाता है। विस्तृत होना यानी कि ये क्या हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। विस्तृत होने के बाद जो है ये विकिरण जो है, दोनों ये टाइप के विकिरण जो होता है वो पायरेनोमीटर से हम माप सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर सोलर रेडिएशन,
यानी कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो पायरहेलियोमीटर को यूज करते हैं। यहाँ पर बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि सोलर रेडिएशन को अगर मापना है तो ये पायरहेलियोमीटर का यूज करना है, जिसमें H यहाँ पर है। और अगर डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूजन रेडिएशन को अगर मापना है तो यहाँ पर ध्यान रखना है पायरेनोमीटर का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सरफेस विल एब्जॉर्ब लीस्ट होगा या मिनिमम होगा सोलर रेडिएशन। ये आपके एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड वहां पर लिख सकता है। जैसे कि पूछेगा विच सरफेस विल एब्जॉर्ब लीस्ट सोलर रेडिएशन, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच सरफेस विल एब्जॉर्ब, लीस्ट छोड़ देगा और लीस्ट के जगह पर क्या लिख देगा, मिनिमम सोलर रेडिएशन लिख देगा। यानी कि इनमें से कौन सा सरफेस जो है, कौन सा सरफेस जो है कम से कम यानी कि बहुत ही कम सोलर रेडिएशन को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या करता है, व्हाइट सरफेस। हम जानते हैं कि जो व्हाइट सरफेस होता है दोस्तों वो क्या करता है, सूरज से आने वाले जो विकिरण होते हैं इसको क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि ये जो होता है ना व्हाइट सरफेस, इसीलिए जो है ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए हम गर्मी के मौसम में जो है व्हाइट कलर के जो है कपड़े पहनते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें गर्मी ज्यादा नहीं लगती है, इसीलिए व्हाइट कलर के कपड़े जो होते हैं वो ठंडे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सरफेस विल एब्जॉर्ब मोर मैक्सिमम सोलर रेडिएशन, ये मोर होगा या मैक्सिमम होगा, यानी कि अत्यधिक। ठीक है, तो कौन सा सरफेस होगा वो अधिक से अधिक जो है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ये पहले पिछले क्लास में भी पढ़ते आए हैं, क्लास 10th में भी पढ़ना है और इंटरमीडिएट में भी पढ़ना है, और ये ग्रेजुएशन से लेकर के आज आप जो है एनर्जी साइंस MSc में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ब्लैक सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जो होता है, अगर हम ठंडे के मौसम में ब्लैक कलर का कपड़ा पहने तो हमें जो है वो ठंडा बहुत कम लगेगा और गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए when sun is directly on the top of head होगा यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार जो है क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी इसके पहले आ चुका है। ठीक है, MSc के एग्जाम में इसके पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वहां पर क्या किया गया था, एक गलती हो गया था और हेड के जगह पर क्या लिख दिया था, हीट लिख दिया था, हेड के जगह पर हीट लिख दिया था। लेकिन आपको यहाँ पर देखिएगा अगर हीट पूछे या हेड पूछे, ज्यादा सही यहाँ पर हेड होता है। तो यहाँ पर हेड मान करके चलते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना कई बार जो है मिसप्रिंट भी हो जाता है। तो व्हेन सन इज डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ हेड, यानी कि हमारे हेड के ऊपर होता है सूरज। सूरज क्या होता है, हमारे अगर जो है ये जस्ट जो होते हैं हमारे सिर के ऊपर होता है, तो जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जेनिथ एंगल। जेनिथ एंगल कितने डिग्री का होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है ना। जेनिथ एंगल कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है 0 डिग्री का। अब आप कहिएगा कि सर जेनिथ एंगल जो है वो 0 डिग्री का कैसे होता है, तो माना कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर हम खड़े हैं और ये हमारा सिर है, ये हाथ हो गया और ये पैर हो गया। ठीक है, ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, ये आंख हो गया, ये मुंह हो गया। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल, तो माना कि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर सूरज जो है यहाँ पर हमारे हेड के ऊपर है, तो यहाँ से जो प्रकाश निकल करके आएगा तो बिल्कुल ये सीधा आएगा ना। तो ये क्या होता है, ये इस पर जो बनेगा तो ये 0 डिग्री का एंगल होता है। कैसे 0 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्यों नहीं कहेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्यों नहीं कहेंगे दोस्तों, वो ये चीज समझते हैं। देखिए अगर माना कि सूरज जो है टॉप पर नहीं होकर के इधर है, साइड में है, तो हमें यहाँ पर देखिएगा दोस्तों वो जो है एंगल बनने वाला जो होता है वो इधर से ऐसे बनेगा, क्योंकि सूरज की जो विकिरण निकल करके आएगी वो इधर से ऐसे आएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या ये 0 डिग्री का बना, बिल्कुल नहीं बना। तो यहाँ पर जो हमारी ये एंगल है, यानी कि ये जो एंगल बन रही है और ऊपर से जो सूरज के विकिरण का एंगल बन रहा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी लाइन पे आता है। तो जब इसी लाइन पे आता है तो इसको 0 डिग्री का हम मानते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर 180 डिग्री का भी अगर ऑप्शन में दे दे तो 180 डिग्री बिल्कुल आंसर नहीं होगा। आप अगर 180 डिग्री अगर ऑप्शन के साथ चले जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री भी नहीं आप मानेंगे, क्योंकि ये एंगल जो होता है ये इसके साथ नहीं कह रहा है, ये जो होता है ना यहाँ पर जो बना रहा है, फिर यहाँ से ऊपर सूरज से आता है, तो ये पूछ रहा है। यानी कि ये जो है एंगल है,
फिर इसी लाइन के ऊपर एक और यहाँ पर लाइन खींच दे तो ये हमारा एंगल बना तो वो 0 डिग्री का बना, ये पता है। और जैसे जैसे हमारा एंगल जो है ऐसे ऐसे ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये एंगल जो है ज्यादा बड़ा बनते जाता है। इसलिए यहाँ पर जो होगा व्हेन सन इज डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ हेड इट रिफर टू, इसको क्या बोलते हैं, ये जेनिथ एंगल पे होता है। और जेनिथ एंगल कितने डिग्री का होता है, तो दोस्तों वो 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, एयर मास रेशियो इज मिनिमम व्हेन द सन एट जेनिथ। ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइए कि एयर मास रेशियो जो होगा वो मिनिमम कब होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मिनिमम पूछ रहा है। तो एयर मास रेशियो यानी कि एयर मास अनुपात ये कम से कम कब होगा, जब सूरज क्या हो, तो सूरज होगा वो एट जेनिथ पर होगा। एट जेनिथ एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, अभी हमने बताया यह 0 डिग्री का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि आप कहिएगा कि ये जो है एयर मास रेशियो मिनिमम कैसे हो गया, यह मैक्सिमम क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि मिनिमम क्यों है, ये मैक्सिमम क्यों नहीं है। तो सबसे मेन चीज है इसको समझना दोस्तों। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए अगर इस पूरे ब्रह्मांड को एक जो है इस तरह का जो है एक मान लिया जाए, तो हमारा ब्रह्मांड अगर इस तरह का है, इसमें ये सूरज वूरज वगैरह कहीं से भी है, तो यहाँ पर जो होगा तो समझिए कि अगर ये हमारा सीधा अगर इस तरह का अगर एंगल आता है तो ये मिनिमम होता है, ठीक है। अगर वही जो है इधर से अगर इधर आएगा, देखिए अगर इधर से जो है माना कि ये सूरज यहाँ पे है, सूरज अगर यहाँ पे है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सेंटर पे ही होता है, ब्रह्मांड के सेंटर पे सूरज बिल्कुल है या नहीं है ये हमें पता नहीं है। तो ये अगर साइड में है तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल बनता है तो ये मिनिमम होगा, लेकिन ये अगर ऐसे बनता है तो यहाँ पर मैक्सिमम भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एयर मास रेशियो जो होगा अगर टॉप पर होता है, यानी कि अगर माना कि ये यहाँ पर क्या है सूरज है, ये हो गया सूरज और ये हो गई पृथ्वी, तो ये सबसे कम जो है डिस्टेंस तय करता है, ये सबसे कम दूरी तय करता है। क्या करता है दोस्तों, सबसे कम दूरी ये तय करता है। इसीलिए इसका जो होगा वो क्या होगा, एयर मास रेशियो होगा वो मिनिमम होगा। और ये कब मिनिमम होगा, जब एट जेनिथ यानी कि ये 0 डिग्री पर होगा। यहाँ पर अगर माना कि हम यहाँ पर खड़े हैं और ये जो एंगल बना रहा है दोस्तों, तो ये 0 डिग्री का मैंने अभी यहाँ पर जैसा कि बताया आप लोगों को, तो ये 0 डिग्री का बनाएगा, इसलिए एट जेनिथ आंसर होगा यहाँ पर। अगर वही चीज क्या होगा, इस सूरज को यहाँ पर न बना करके दोस्तों अगर यहाँ पे बना दे, माना कि ये सूरज है जो कि टॉप पर नहीं है, यहाँ पर जैसे कि ये टॉप पर नहीं है, एट जेनिथ पर नहीं है, तो ये जो इसका विकिरण जाएगा दोस्तों तो ऐसे जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या होगा, ये क्या मिनिमम डिस्टेंस हुआ, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस तब होगा दोस्तों जब सूरज क्या हो, वो टॉप पर हो। और जब सूरज टॉप पर होता है इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एट जेनिथ बोलते हैं हम। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर जैसे भी आ जाए एयर मास रेशियो इज मिनिमम, यानी कि एयर मास रेशियो जो होगा वो मिनिमम कब होगा, जब क्या हो, सूरज होगा वो एट जेनिथ होगा। और एट जेनिथ जो होता है वो दोस्तों 0 डिग्री का होता है, इतना ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगर सूरज एट जेनिथ पर नहीं है, अगर सूरज मान लीजिए कि इधर ना हो करके अगर सूरज इधर है, ठीक है, तो ये सूरज अगर इधर है दोस्तों तो आप पता है कि इसका विकिरण पृथ्वी तक ऐसे आने में लगेगा, यानी कि फिर भी ये क्या होगा, मिनिमम जो है ये दूरी नहीं हुई, ये तो दूरी जो है इससे ज्यादा हो गई, इससे ज्यादा हो गई। इसीलिए टॉप पर जब सूरज होता है तो वो मिनिमम होता है। बस इतना ही ये क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं दोस्तों। तो आप सभी जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और स्क्रीन शॉट लेने के बाद इस सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे तो इसके पहले भी वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप एनर्जी साइंस का एग्जाम जिस दिन देने जाइएगा उस दिन आप जरूर देखिएगा, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा वो एग्जाम में रहेगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।